Hello students, hope you all would be fine. It's your education class and today we will discuss about the chapter Interest, Attention and Education. आज हम चर्चा करेंगे खंड बी के पाठ रुचि, अवधान और शिक्षा के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि रुचि क्या होती है। रुचि का सीधे साधे शब्दों में मतलब होता है लगाव। हम सबकी कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष कार्यों में, वस्तुओं में रुचि होती है, लगाव होता है, अर्थात जिस वस्तु में हमारा लगाव होता है उसमें हमारी रुचि होती है। कुछ विषयों में हमारा विशेष लगाव होता है, तो आपने नोटिस किया होगा जिनमें हमारा लगाव होता है, जिनमें हमारी रुचि होती है, उन चीज़ों को हम जल्दी ही सीख जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम जल्दी ही समझ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक किशोर, एक युवा का लगाव जो कोर्स की बुक्स होती हैं उनकी जगह पे नॉवेल्स में होता है, या मूवीज़ में, फिल्मों में होता है, या सॉन्ग्स में होता है, और उसका जो ये लगाव है यही उसका इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चों का लगाव हमने क्लास में डिस्कस किया था, खेल कूद में है, कुछ का सिंगिंग में है, और जो ये लगाव है अलग अलग कार्यों में वही उनकी रुचि है। वास्तव में रुचि में अंतर करने की भावना होती है। हम किसी वस्तु में रुचि रखते हैं, तो जिस वस्तु में हम रुचि रखते हैं वो वस्तु या वो कार्य हमारे लिए अन्य कार्यों से विशेष होता है, महत्व रखता है। हम अन्य कार्यों की अपेक्षा या अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उस विशेष जिसमें हमारी रुचि है उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। रुचि की कुछ परिभाषाएं विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने दी है, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से प्रेरित करती है। भाटिया जी के अनुसार रुचि का अर्थ है अंतर करना। अंतर करना मतलब हम वस्तुओं में इस कारण रुचि रखते हैं क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है। जिसमें हम रुचि रखते हैं वो हमारे लिए विशेष होती है, खास होती है, और अन्यों से हम ज़्यादा महत्व उसको देते हैं। तो उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि रुचियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जन्मजात रुचियाँ जो शिशु में जन्म के साथ ही होती हैं, जन्म से ही होती हैं, और दूसरी होती हैं अर्जित रुचियाँ। कुछ रुचियाँ ऐसी होती हैं जो वो समय के साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ अपने अंदर विकसित करता है, तो उनको कहते हैं अर्जित रुचियाँ। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा प्राप्त करने में रुचि का क्या महत्व है, क्या स्थान है। वास्तव में अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो विद्यार्थी में शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति, अलग अलग विषयों के प्रति रुचि जागृत करें, क्योंकि नॉर्मली पढ़ाई के प्रति बहुत कम बच्चों में रुचि होती है, लगाव होता है। लेकिन हमें बच्चों में पढ़ाई के प्रति या विषयों के प्रति अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग प्रयासों के माध्यम से रुचि जागृत करनी होती है। ये एक आदर्श अध्यापक का गुण भी है और आवश्यकता भी है, उसके लिए ज़रूरी भी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो विद्यार्थी में अलग अलग अपने विषय में रुचि जागृत करने की भी कोशिश करे, और अपना जो शिक्षण है उस शिक्षण में भी उस शिक्षण को भी रुचि के साथ पढ़ाए। जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है, यदि टीचर का खुद का इंटरेस्ट उस अध्याय में या उस सब्जेक्ट में नहीं होगा तो वो रुचि के साथ उसको पढ़ा नहीं सकता, और जब वो पढ़ा नहीं सकता तो स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रुचि सीखने की वह दशा है जो अध्यापक और स्टूडेंट दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रुचि के अभाव में जो शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया है, वो बाधित हो जाएगी, वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो आइए जानते हैं कि हम बच्चों में एक अध्यापक के रूप में या एक अभिभावक के रूप में बच्चों में शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति किस प्रकार से रुचि विकसित कर सकते हैं। छोटे बालक सबसे ज़्यादा रुचि किस में लेते हैं? अपने आप में लेते हैं। इसलिए किसी नीरस विषय को बालकों के अपने मन से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए, उनसे ही कनेक्ट करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए।
बच्चों में जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे खेल कूद के प्रति उनकी रुचि पहले से ही होती है, सभी बच्चों में होती है। खाने के प्रति रुचि होती है, सिंगिंग के प्रति रुचि होती है सभी बच्चों में, कविताएं सुनना उनको बहुत पसंद होता है। तो अध्यापक को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि पढ़ाते समय जो बच्चे की मूल प्रवृत्ति हैं, जो सभी बच्चों को अक्सर पसंद होते हैं जो क्रियाएं उनके द्वारा वो उनके अंदर विषय के प्रति रुचि विकसित करें। आयु के विकास के साथ साथ बालकों में रुचियों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर बच्चों को कोई भी विषय पढ़ाया जाना चाहिए। रुचि का जो आधार होता है उसका आधार होता है जिज्ञासा। जिसमें रुचि होती है उसमें बच्चा और डीपली जाने की कोशिश करता है और ज़्यादा गहराई से उसको जानने की कोशिश करता है। अतः विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न यदि की जाए तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सकता है। रुचि के अनुसार विषय में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि जिस विषय में बच्चे की रुचि है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी को हम निरंतर पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा करने से बच्चे का जो उस विषय के प्रति लगाव होगा, जो रुचि होगी, वो भी धीरे धीरे फिर समाप्त होती चली जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बच्चे की पसंद का भोजन एक समय बनाते हैं तो वो बहुत चाव से खाता है, लेकिन वही भोजन हम निरंतर 7 दिन तक तीनों समय अगर उसको खिलाएं तो उसका धीरे धीरे उस भोजन के प्रति जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। पाठ पढ़ाते समय बालकों को उस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य भी बताया जाना चाहिए, क्योंकि बालक किसी कार्य को करने में तभी रुचि लेते हैं जब उनको उद्देश्य का पता चल जाता है। पाठ्य वस्तु का संबंध यथासंभव जीवन की आवश्यकताओं से किया जाए। देखिए, कोई भी विषय हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, सीधा सीधा कनेक्टेड होता है, और प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट करते हुए यदि हम पाठ्य वस्तु की महत्ता को बच्चे से अवगत कराएं तो वो संभवतः उसमें अधिक रुचि ले सकता है। किसी पाठ का अध्ययन करते समय प्रभावशाली स्थूल दृश्य श्रव्य साधनों का या सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए तो बच्चे में लर्निंग जो है वो अधिक समय के लिए स्थायी हो सकती है। मतलब कि जितना ज़्यादा हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेंगे, सपोज़ अभी जो ये लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है उसमें कोशिश की गई है कि आपको उस लेक्चर में सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो मैं आशा करती हूँ इसमें टीचिंग एड्स यानी कि श्रव्य और दृश्य, सुनाई देने वाले भी और दिखाई देने वाले भी कंटेंट का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है कि हमारे छात्रों को ये वीडियो सुनकर ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया गया है। बालक जो है बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसलिए पाठ पढ़ाने के बाद जो है उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम या कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट उनको पाठ से संबंधित दिया जाना चाहिए। लगातार मौखिक शिक्षण से बच्चों में क्या होता है, अगर हम लगातार किसी विषय को लेकर के लेक्चर दिए जा रहे हैं तो उससे एक नीरसता स्टूडेंट्स में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बीच में प्रयोग भी दिया जाना ज़रूरी है। बच्चों को कुछ समझाने के बाद उनको खुद भी उस चीज़ को करने का मौका मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली जैसे हम किसी चीज़ का मेथड बता दें, किंतु जब तक वो उसको प्रैक्टिकली करके ना देखें तो तब तक उसका सीखना मुश्किल है। तो पाठ को पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकली भी बच्चों को उस संबंधित पाठ्य वस्तु को सीखने का अवसर दिया जाए, उसका निरीक्षण करने का अवसर दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर यानी कि छोटे बच्चों के लिए अगर हमें शिक्षा में रुचि पैदा करनी है उनकी, तो उसके लिए जो प्लेवे मेथड है, खेल विधि, वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि खेल विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक बच्चा पूरा इंटरेस्ट लेता है, पूरी रुचि लेता है, रुचि के साथ सीखता है। नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चे को अगले लेवल पर तभी ले जा सकते हैं जब उसे पिछले लेवल की भरपूर जानकारी हो। छात्र उस वस्तु को ही आगे सीख सकता है जिसके बारे में वो पहले से जानता है। पाठ्य विषय को रोचक और प्रभावशाली बनाने में पर्यटन का सहारा लेना बहुत बहुत ज़्यादा रुचिवर्धक होता है।
ये प्रत्येक एज के, प्रत्येक आयु वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं सभी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। छोटे बच्चों को भी घूमने का बहुत शौक़ होता है, बड़े बच्चों को भी नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है, पर्यटन में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो पर्यटन के द्वारा भी हम स्टूडेंट्स को एसएसटी की हो गई, कुछ अन्य सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हो गई, तो इनके बारे में हम जो है उनका इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में, उनका जीके बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं रुचि के बाद, अब चलते हैं अवधान की तरफ। अवधान से आप क्या समझते हैं? अवधान वह मानसिक क्रिया है जिसमें हमारी चेतना यानी कि हमारा मन किसी वस्तु या पदार्थ पर केंद्रित होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, अवधान को समझने के लिए। क्या होता है अवधान? कि सपोज़ कोई व्यक्ति है, वो किसी पार्क में बैठा है। अब पार्क में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पार्क में बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग किस्मों के फूल हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, कई सारे वहाँ पर लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आसपास दृश्य हो सकते हैं, लेकिन सब लोग किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। सपोज़ कोई व्यक्ति पार्क में बैठा है, लेकिन इन सब चीज़ों की बजाय वो केवल अपनी चेतना को किसी एक चीज़ पर केंद्रित करता है, और वो है गुलाब का फूल। वहाँ पर गुलाब के फूल की क्यारी है और वहाँ पर ही उसका ध्यान बार बार जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसने अपना अवधान किस पर केंद्रित किया है? फूल पर, जबकि वहाँ पर दृश्य और भी बहुत सारे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर आचार्य द्रोण और अर्जुन का। एक बार आपने वो किस्सा सुना होगा कि द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि सामने क्या दिखाई दे रहा है। सब ने एक एक करके कहा कि, किसी ने कहा कि पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे पंछी हैं और बहुत सारे पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। सब ने अलग अलग जवाब दिए। लेकिन जब अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो ये क्या था? ये अर्जुन का अवधान था। अर्जुन ने जो अपना अवधान या ध्यान जो केंद्रित किया था, जो अपनी चेतना केंद्रित की थी, वो किस पर केंद्रित की थी? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर। भले ही आसपास वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना, यही हमारा अवधान कहलाता है। तो अवधान की कुछ परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जैसे डूमवाइल के अनुसार अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। रॉस के अनुसार अवधान विचार की वस्तु को मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया है। मन महोदय ने कहा है कि हम चाहे जिस दृष्टिकोण से विचार करें, अंतिम निष्कर्ष में अवधान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। और मैकडूगल के अनुसार ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव की दृष्टि से विचार करने पर अवधान एक चेष्टा या प्रयास भर है। कुल मिला के इन सब का सार यही है कि अवधान क्या है? अवधान हमारी वह चेतना है जो हमें किसी एक वस्तु पर, किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने में हमें प्रेरित करती है, हमें मदद करती है। अवधान की क्या विशेषताएं होती हैं? आइए जानते हैं। अवधान की सबसे पहली विशेषता है एकाग्रता। अवधान और एकाग्रता आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। अवधान किसी वस्तु पर चेतना को एकाग्र करना कहलाता है। इसलिए अवधान के लिए हमें चित्त की एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है। यदि हम अपना माइंड कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, यदि हम किसी एक विषय पर, या एग्ज़ाम्पल के लिए तुम्हारी एजुकेशन की क्लास चल रही है, कक्षा में हो सकता है पीछे बातें भी चल रही हों, कुछ अवधान भी आ रहा हो, कुछ बाधा पैदा करने वाले कारक भी हों, बाहर से शोर भी आ रहा हो, लेकिन कुछ बच्चों का ध्यान यदि अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट पर ही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उनका जो ध्यान है, उनका जो चेतना है, वो किस तरफ कंसंट्रेट है,
अपने टॉपिक की तरफ, और यही उनकी एकाग्रता है। कुल मिलाकर वो अन्य चीज़ों को साइड रखकर किसी एक ही टॉपिक पर, किसी एक ही तरफ अपना ध्यान एकाग्रचित करते हैं। दूसरी विशेषता है मानसिक क्रियाशीलता। देखिए, अवधान की जो प्रमुख विशेषता है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो क्रियाशील होता है। बिना मानसिक क्रियाशीलता के हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें गुलाब के फूल पर, पार्क में गुलाब के फूल पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो इसके लिए पहले अपने मन को क्रियाशील करना पड़ेगा, क्रियाशील बनाना पड़ेगा। अगली विशेषता है अवधान की चयनात्मकता। चयनात्मकता मतलब सिलेक्शन। हम पहले अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें अवधान लगाना किस पे है। जिस वस्तु पर हम अवधान केंद्रित करते हैं उसका चयन अनेक वस्तुओं में से होता है। जैसे बगीचे में जो व्यक्ति बैठा है वो इतने सारे फूलों में से, इतने व्यापक दृश्य में से लोग हैं जिसमें फूल हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के बीच में से वो किसी एक फूल पर अगर ध्यान केंद्रित करता है तो वो क्या करता है, चयन करता है। चयनात्मकता यहाँ पर परिलक्षित होती है। अगली विशेषता अवधान की है प्रयोजनशीलता। हम उन वस्तुओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें हमारा किसी न किसी प्रकार का प्रयोजन होता है। प्रयोजन मतलब कि उद्देश्य होता है, मकसद होता है। बालक का ध्यान रसगुल्ले पर क्यों एकदम चला जाता है? क्योंकि वह उसे खाने में अच्छा लगता है। उसके सामने बहुत सारी डिशेस रख दी जाएं और उन सब में एक डिश उसकी पसंद की रख दी जाए, उसकी रुचि वाली रख दी जाए, तो उसका ध्यान किस पर जाएगा? इंटरेस्ट वाली चीज़ पर, उसी पर वो अपना अवधान केंद्रित कर लेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका मकसद उन सारी डिशेस के बजाय उस एक चीज़ को खाना है जो उसकी पसंद की है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अटेंशन इज़ परिवर्तनशीलता। अवधान जो है अस्थिर होता है, चंचल प्रकृति का होता है। आपने फील किया होगा कि आप भी जब किसी चीज़ पर या किसी विषय पर या पढ़ने ही बैठते हैं तो लगातार हम किसी एक विषय को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारा अवधान बाधित होता रहता है, वो अस्थिर होता है। कुछ समय बाद ही मन अपने आप ही उस जगह से भटक जाता है। बहुत कठिनाई से ही हम एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो ऐसा भी नहीं है, ये मुश्किल भी नहीं है कि हम घंटों तक अपने विषय को लेकर बैठ जाएं, उसको समझने की कोशिश करें। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो घंटों तक पढ़ने के हैबिचुअल हैं, वो इसीलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अभ्यास के द्वारा अपने आप को इस लायक बनाया है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अटेंशन इज संकीर्ण या संकुचित प्रसार। संकीर्ण या संकुचित प्रसार मतलब अवधान का विस्तार संकीर्ण या संतुलित होता है। मतलब संकीर्ण मतलब बहुत नैरो होता है। हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं, हम किसी एक ही चीज़ पर एक बार में ध्यान लगा सकते हैं। हमारा ध्यान विभिन्न पहलुओं में से किसी एक ही वस्तु पर केंद्रित हो सकता है। कुछ देर बाद फिर हमारा ध्यान दूसरी वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब अवधान की एक कमी कह लीजिए या इसकी विशेषता कह लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा संकीर्णता होती है। अगली विशेषता अवधान की है सजीवता। अवधान चेतना के कारण प्रतिपादित होता है, अतः ये सजीव कहलाया जाता है। हम जिस वस्तु पर अपना ध्यान लगाते हैं उसका अस्तित्व हमारी चेतना में होता है। इसका मतलब है कि आप जिस भी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, या आप कुछ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, या वो व्यक्ति जो बगीचे में फूल देख रहा है, तो उसके माइंड में उस फूल की छवि बन जाती है। वो उसके बारे में और व्यापक सोचने लगता है, क्रिएटिव हो जाता है, उसका माइंड क्रिएटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, वो फूल जो उसने सामने देखा है वो सजीव हो चला है उसके मस्तिष्क में। तो अवधान की क्वालिटी क्या है, इसमें सजीवता पाई जाती है। तत्परता। नेक्स्ट क्वालिटी इज तत्परता। वुडवर्थ के अनुसार अवधान की आवश्यक क्रिया तत्परता है। अवधान की दशा में हमारा शरीर एक प्रकार की तत्परता की दशा में होता है। मतलब कि
हम मेंटली तो एक्टिव होते ही हैं, हम फिजिकली भी एक्टिव हो जाते हैं जब हमारा ध्यान किसी चीज़ पर केंद्रित होता है। अगली विशेषता है गति समायोजन। अवधान में गतियों का समायोजन होता है, अर्थात जब हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस समय हमारी ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां, इनके संचालन का समायोजन उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हो जाता है। मतलब कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ये सब किसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं? हमारे अवधान के अकॉर्डिंग। मतलब जिस तरफ हमारा ध्यान है उसी के हिसाब से हमारा शरीर कार्य करने लगता है। जैसे कि भाषण सुनते समय श्रोता के आँख, कान, गर्दन तथा बैठने की स्थिति नेता या भाषणकर्ता की ओर समायोजन कर लेती है। मतलब कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं टीचर और स्टूडेंट्स का, कि जैसे कि जब स्टूडेंट कक्षा में बैठे होते हैं और वो अगर रुचि ले रहे हैं अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाली पाठ्य वस्तु पर, तो उनका ध्यान किस तरफ होता है? टीचर द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर व्याख्यान दे रहा है, तो अध्यापक की ओर ही उनका सहसा मुंह केंद्रित हो जाता है, उनका फेस केंद्रित हो जाता है, उनकी आँखें उसी तरफ केंद्रित हो जाती हैं सामने की ओर, उनके कान अध्यापक के द्वारा कही गई बातों को ही सुनने लगते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब शरीर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो सब किस ओर केंद्रित होने लगते हैं? जिस ओर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो अब आगे बात करते हैं अवधान की दशाओं के बारे में। अवधान का केंद्रीकरण किस प्रकार होता है?